नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इकोनॉमी क्लास 11th की एनसीईआरटी किताब चल रही है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सब्सिडीज के बारे में। एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में हमने काफी बात की। अभी एग्रीकल्चर सब्सिडीज का क्या रोल था, और बेसिकली हम यहाँ ये भी बात करेंगे कि ये सब्सिडीज अच्छी होती हैं या बुरी होती हैं। सब्सिडीज के ऊपर एक डिबेट है। कुछ लोग बोलते हैं सब्सिडीज सही है भाई, जो डिसएडवांटेज सेक्शन है, वल्नरेबल सेक्शन है, उनको मदद देने की जरूरत है। कुछ लोग बोलते हैं कि सब्सिडीज बिल्कुल ही गलत हैं, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो भाई, अगर आप बात करो एग्रीकल्चर के फील्ड में सब्सिडीज के इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन के बारे में, तो ये एक ऐसा सवाल है जिसके ऊपर बहुत डिबेट चली है। जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यू HV YV टेक्नोलॉजी, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की बात हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, और कहीं ना कहीं ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी वाला जो कंसेप्ट आया इंडिया में, इसका वाइडर अडॉप्शन की जरूरत थी। अभी वाइडर अडॉप्शन करना है तो जो बड़े फार्मर्स हैं उनके पास तो चलिए कैपिटल है, जो छोटे फार्मर्स हैं वो क्या करेंगे, तो उनको सब्सिडी देनी पड़ेगी ना भाई। समझ गया बात को। तो जो बड़े फार्मर हैं और जो छोटे फार्मर्स हैं उनके बीच में एक पैरिटी आ पाए, एक इक्वालिटी आ पाए, इसलिए छोटे फार्मर्स को सब्सिडी देनी पड़ेगी। वो अलग बात है कि गलत तरीके से बड़े फार्मर्स भी उस सब्सिडी का फायदा उठा लेते हैं। समझ गए बात को। तो किसी भी फील्ड में किसी भी नई प्रकार की अगर आप टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते हो, अगर जो वुलनरेबल सेक्शन है उनके उनके बेनिफिट्स दिखाने, तो आपको थोड़ा बहुत तो नुकसान उठा के सब्सिडी के बेसिस पे चीजों को देना पड़ेगा। क्योंकि जब नई हाई यील्डिंग वैरायटी आई थी तो कहीं ना कहीं फार्मर्स को रिस्की लगी, फार्मर्स के पास पैसा नहीं था अपफ्रंट उनको खरीदने का, तो सब्सिडीज के थ्रू उनको पैसा मिला। सब्सिडीज के थ्रू फार्मर को इंकरेजमेंट मिला कि वो नई टेक्नोलॉजी को, हाई यील्डिंग वैरायटी की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सके। और जब एक समय के बाद वो टेक्नोलॉजी प्रॉफिटेबल होने लगेगी, लोग उसको ज्यादा इस्तेमाल करने लगेंगे, तो सरकार धीरे धीरे करके सब्सिडीज को एलिमिनेट कर चुकी होगी। क्योंकि उस समय तक कहीं ना कहीं उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना फार्मर की जरूरत बन जाएगी। तो जब वो फार्मर की जरूरत बन जाएगी तो सब्सिडी देने का पर्पस सर्व हो चुका होगा, और अब फार्मर्स कहीं ना कहीं उसी प्रकार से काम को करेंगे। ठीक है भाई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप देखो, सब्सिडीज जो डिसएडवांटेज लॉट होता है उनका मदद करता है, लेकिन केवल डिसएडवांटेज लॉट नहीं। अगर आप फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात करो, और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में भाई भर भर के फर्टिलाइजर सब्सिडी दी गई है, तो फर्टिलाइजर सब्सिडी का जो बेनिफिट है वो पूरी की पूरी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को भी मिलता है, फार्मर्स को भी मिलता है, कहीं ना कहीं जो मोर प्रॉस्पेरस रीजन के फार्मर्स है उनको भी मिलता है। ठीक है। तो भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि आपको सब्सिडी देनी चाहिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आप कहते हैं आपको सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। कुछ लोग जो कहते हैं कि सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई आप सब्सिडी लेके आए थे गरीब किसानों के लिए, इन सब्सिडी का फायदा उठा रहे अमीर फर्टिलाइजर कंपनी, अमीर किसान। तो जिस चीज के लिए आप सब्सिडी लेके आए थे वो बंदा उसका फायदा ना उठा के अमीर आदमी उसका फायदा उठा रहा, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री उसका फायदा उठा रही है, लार्ज फार्मर्स का फायदा उठा रहे हैं जिनके पास कैपिटल है, तो ये तो गलत हो गया ना। तो बंद करिए, आप तो गवर्नमेंट के फाइनेंशियल रेवेन्यू को बर्बाद कर रहे हो। तो ये एक व्यू पॉइंट हो गया। वहीं में दूसरा व्यू पॉइंट क्या बोलता है कि भाई बिना सब्सिडीज के तो जो छोटे फार्मर्स हैं उनके लिए ये एग्रीकल्चर हमेशा एक रिस्की बिजनेस रहेगा। पुअर फार्मर्स तो कभी नई चीज को ट्राई नहीं करेंगे। कम से कम सब्सिडी लाने से जो गरीब किसान है वो उस चीज को ट्राई तो कर पा रहा है, और अगर वो ट्राई ही नहीं कर पाएगा नई टेक्नोलॉजी को, तो वो तो वैसे ही बड़े किसान से पिछड़ जाएगा। समझ गए। तो अगर आप एलिमिनेट करते हो सब्सिडीज को, तो जो इनइक्वालिटी है रिच और पुअर के बीच में वो और बढ़ जाएगी। ठीक है। तो जो आपका इक्विटी का गोल आपके संविधान में वो वायलेट हो जाएगा, वो वैसे ही वायलेट हो रहा है। तो इनका ये बोलना है कि भाई भले ही फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और बिग फार्मर्स को सब्सिडीज की वजह से फायदा हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सब्सिडी बंद करोगे। आप सब्सिडी की करेक्ट टारगेटिंग करिए, आप ऐसे स्टेप्स लीजिए जिससे इस बात को इंश्योर किया जा सके कि सब्सिडी सही फार्मर्स के पास पहुंचे, गरीब के पास पहुंचे, न कि अमीर के पास। तो ये दो पॉइंट्स यहाँ पे क्लियरली आपको निकल के आ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बिल्कुल कर दीजिए दोस्तों। मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर बन सकते हैं। एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री हर चीज में कंप्लीट करवा रहा हूँ। आपकी स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री किताब, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी किताब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जेन्युइन डाउट से जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मेरे बाकी लेक्चर्स की पीडीएफ, जो भी इंडिविजुअल करंट अफेयर्स के लेक्चर्स की पीडीएफ वहां पे आपको मिल जाएगी। एनसीईआरटी की पीडीएफ चाहिए तो आप एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, वहां फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आगे बात करते हैं। 1960s तक आते आते इंडिया की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी वो काफी बढ़ चुकी थी। हम लोग इतने ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव हो चुके थे कि फूड ग्रेन्स में हम सेल्फ सफिशिएंट थे। तब हमको अमेरिका से चीजों को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी, और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इसका एक निगेटिव साइड भी था।
नेगेटिव साइड ये था कि भले हम लोग फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो चुके थे, हमारी 65% आबादी अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड थी। 1990s आते आते सोचिए हम 1947 में आजाद हुए हैं, 1950 से आप एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहे हो और 1990 आ गया है और आपकी 65% आबादी अपने सर्वाइवल के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। इसका रीजन क्या है? रीजन इसका ये है, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। जैसे जैसे इकोनॉमिक्स का क्या बोलना है, जैसे जैसे एक नेशन ज्यादा अमीर बनता जाता है, ज्यादा ज्यादा प्रॉस्पेरस बनता जाता है, वैसे वैसे एग्रीकल्चर उस नेशन की जीडीपी में जितना कंट्रीब्यूट करता है वो हिस्सा कम होता जाता है। जैसे कि मैं जब आपको यूएसए का एग्जांपल दे रहा था पहले की वीडियोस में, तो मैंने बताया कि यूएसए की ओवरऑल इकोनॉमी का जीडीपी सिर्फ एग्रीकल्चर 1% कंट्रीब्यूट करता है। मतलब यूएसए की अगर इकोनॉमी 100 है रुपए की है तो एग्रीकल्चर केवल 1 रुपया है। समझ गया बात को? तो कुल मिला के जैसे जैसे एक कंट्री की इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी, वो अमीर होगी, वैसे वैसे उसके जीडीपी में एग्रीकल्चर का प्रपोर्शन कम होगा और वैसे वैसे उस सेक्टर के ऊपर जो भी उस देश की आबादी होगी उसकी डिपेंडेंस कम होगी। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का जो शेयर है वो कम होगा और ओवरऑल जितने लोग इंडिया में एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है वो भी कम होंगे। वो कंट्री जो प्रॉस्पेरस हो रही है, इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है। इंडिया में अगर आप 1950 से लेकर 1990 के टाइम पीरियड की बात करो तो यहाँ पे जीडीपी में एग्रीकल्चर का जितना हिस्सा है वो हिस्सा घटा है, डिक्लाइन हुआ है। द प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर डिक्लाइन सिग्निफिकेंट। लेकिन वो आबादी जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है वो कम नहीं हुई है। 1950 में 67.5% आबादी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी। 1990 आते आते 64.9% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी। तो आप सोचिए 1950 में 67.5% और 1990 में 64.9%, मतलब कि ओवरऑल लगभग उतनी ही आबादी आज की डेट में भी इंडिया की एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है परसेंटेज टर्म्स में। और कहीं ना कहीं ओवरऑल जीडीपी का जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में वो कम हुआ है परसेंटेज टर्म्स में, लेकिन जो लोगों की डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर वो कम नहीं हुई है। तो ऐसा क्या हुआ है भाई कि एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ा बट ओवरऑल जीडी में जो उसका प्रोपोर्शन था वो कम हुआ, लेकिन जो आबादी उस एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है वो उतनी कम नहीं हुई। उसका रीजन ये है कि हमारे देश में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो किया है और जो सर्विस सेक्टर ग्रो किया है, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर एग्रीकल्चर के सेक्टर के लोगों को इम्बाइब नहीं कर पाया। एग्रीकल्चर के सेक्टर के लोग एग्रीकल्चर में दमे रह गए। इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर बढ़ा बट इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर उस हद तक नहीं बढ़ा कि एग्रीकल्चर से एक्स्ट्रा लोगों को निकाल के वो नौकरियां दे सके। और ये हमारी पॉलिसीज का सबसे बड़ा फेलियर है 1950 से लेके 1990 के टाइम पीरियड में। ठीक है, आगे बात करते हैं प्राइसेस एज सिग्नल्स। यहाँ पे क्या बात बताई जा रही है, कुछ कुछ सब्सिडीज से रिलेटेड बात है, समझने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि भैया किसी भी चीज के सर्विसेज के जो दाम होते हैं वो सप्लाई और डिमांड के ऊपर नीचे जाते हैं। ठीक है भाई, तो प्राइसेस आर सिग्नल्स अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। अगर एक गुड स्कार्स है, कम है, तो उसके दाम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो चावल की दुकान पे केवल 10 किलो चावल और खरीदने वाले 10-15 लोग खड़े हैं, ऑटोमेटिकली चावल 20 रुपए किलो से 30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो हो सकता है। लेकिन चावल वाले की दुकान पे 500 किलो चावल पड़ा है, खरीदने वाले केवल 10 ही लोग हैं, तो हो सकता है कि 20 रुपए किलो का चावल वो 18 या 15 रुपए किलो में बेचने लगे जल्दी निकालने के लिए। तो चीज कम हुई, चीज के दाम बढ़ जाएंगे, चीज ज्यादा हुई तो चीज के दाम घट जाएंगे। सिंपल बात है। ठीक है भाई, तो प्राइस के हिसाब से और क्वांटिटी और प्राइस बेसिकली ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है। सप्लाई डिमांड का यहाँ पे प्रिंसिपल आ जाता है। तो जैसे कि अगर पानी का दाम ऊपर जाता है तो ऑब्वियस सी बात है पानी की सप्लाई कम हो जाएगी। पानी की सप्लाई कम हो जाएगी तो भाई हम पानी को थोड़ा ध्यान से इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। इंडिया में तो भाई पानी का दाम लोग देते ही नहीं है, लोगों को लगता है फ्री में पानी है, जब तक चाहेंगे तब तक आता रहेगा, जब खत्म होगा वाटर बिल आना शुरू होगा। मुंबई दिल्ली ऐसे शहरों में तो आता है वाटर बिल, बैंगलोर वगैरह में जब वाटर बिल आना शुरू होता है सब अपने आप ही लाइन पे आ जाएंगे। समझ गए? तो यही बात यहाँ बोली जा रही है, भाई पानी का दाम बढ़ा, ऑटोमेटिकली आप पानी को ढंग से इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे। जब भी पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं हम लोग सरकार के ऊपर ब्लेम करते हैं, बट पेट्रोल के दाम का बढ़ने का मतलब ये है कि ये ग्रेटर स्कार्सिटी, कहीं ना कहीं पेट्रोल कम है। वो अलग बात है कि रिसेंटली पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं इंडिया में, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए या फिर पेट्रोल प्राइसेस, मेरा नाम हर्षित द्विवेदी सर, यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको यहाँ पे राइट साइड में वीडियो दिख रही होगी, व्हाई पेट्रोल प्राइसेस
आर ऑलवेज हाई इन इंडिया। तो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस इंडिया में क्यों हाई है उसके मैंने यहाँ पे रीजन समझाए हैं। तो ये रीजन थोड़े से अलग है। बेसिकली यहाँ पे पेट्रोल का एग्जांपल इसलिए दिया जा रहा है कि अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो उसका मतलब ये है कि पेट्रोल कम है। अभी के लिए इंडिया में रिसेंटली जो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़े हैं इसका मतलब ये नहीं था कि पेट्रोल कम है, वो गवर्नमेंट ने टैक्सेस ज्यादा लगा दिए थे। बट बशर्ते यहाँ पे आपको सप्लाई डिमांड का प्रिंसिपल समझाया जा रहा है। तो भाई अगर पेट्रोल कम है पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, पेट्रोल ज्यादा है पेट्रोल के दाम घट जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो आपके सामने इंसेंटिव क्या आएगा कि भाई कम पेट्रोल को इस्तेमाल करो। तो अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो एक नेचुरल रिएक्शन आपका क्या आएगा कि आप अपने बाइक और कार से शायद ऑफिस जाना बंद कर दो और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस और मेट्रो का इस्तेमाल करने लगो टेम्परेरी, जब तक पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं। जब कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली फिर से आप अपनी कार इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे। तो ये एक बेसिकली एग्जाम्पल है। तो क्या बोला जा रहा है कि भाई सब्सिडी एक ऐसी फैक्टर है जो कि जो गुड्स का ओरिजिनल प्राइस होता है उसको सामने नहीं आने देता है। किसी भी गुड का ओरिजिनल प्राइस क्या है ये सब्सिडी के अंदर छुप जाएगा। फिर भाई जब भी इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फ्री में प्रोवाइड की जाएगी, देखिए जब भी आपके पास फ्री में इलेक्ट्रिसिटी होगी आप बर्बाद करोगे। आप देखिए कि जब जो लोग भी इलेक्ट्रिसिटी का चोरी वगैरह करते हैं आपके नॉर्दर्न इंडिया में या जहां पे भी गांव वगैरह के इलाकों में होता है, शहरों में तब ऐसा नहीं होता है। तो भाई अगर इलेक्ट्रिसिटी चोरी हो रही है, बिजली का बिल नहीं आएगा तो आप धड़ाधड़ एसी चलाते हो, ठीक है। वाटर अगर आपके पास फ्री है आप उसको बेहिसाब खत्म करते हो। तो जब ये सब्सिडाइज्ड रेट पे मिलते हैं, फ्री मिलते हैं, तो आप इनको बिना मतलब से खत्म करते हो। क्या कभी आपने देखा है कि आपके घर में जो एलपीजी वाली गैस है उसको आप खुला छोड़ दो? ऑब्वियस सी बात है, नहीं छोड़ते हो। एक तो अनसेफ भी नहीं होता है, दूसरे जब आप खाना नहीं पका रहे हो तो उसको जलता हुआ भी नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि आपको पता है सिलेंडर खत्म हो जाएगा। तो भाई तरीके से इस्तेमाल करो। तो अगर पानी फ्री है तो फार्मर्स इंटेंसिव क्रॉप्स को उगाएंगे और वो भी ऐसे इलाके में उगाएंगे जहां पानी नहीं है। तो पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स में जो वाटर गजलिंग क्रॉप है राइस दम से उगाया जाता है, जबकि पंजाब हरियाणा का ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है। ये ड्राई स्टेट्स हैं, उसके बाद भी यहाँ पे राइस उगाया जाता है ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करके। महाराष्ट्र एक ड्राई स्टेट है, यहाँ पे शुगर केन उगाया जाता है, राइस उगाया जाता है। शुगर केन बहुत पानी खाता है, राइस बहुत पानी खाता है, बट ग्राउंड वाटर से खींच खींच के पानी बर्बाद कर रहे हैं। तो ये जो हम डिप्लीट कर रहे हैं, क्या डिप्लीट कर रहे हैं? अपने स्कार्स रिसोर्सेज को। अगर वाटर की रियल अवेलेबिलिटी इन इलाकों में दिखा के वाटर का पैसा लिया जाता है इन किसानों से, तो ये इस प्रकार के क्रॉप्स नहीं उगाते। फिर वो क्रॉप्स उगाते हैं जहां पे पानी कम इस्तेमाल होता है। तो भाई आप किसी भी चीज की सब्सिडी दो, चाहे फर्टिलाइजर की, पेस्टिसाइड्स की, वाटर की, जब वो एक्सेस होगा तो आप उसका ओवर यूज करोगे। अभी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड ओवर यूज करोगे तो शॉर्ट टर्म में भले ही शायद आप थोड़े ज्यादा क्रॉप्स उगा लो, लेकिन यहाँ पे ओवर यूज हो रहा है रिसोर्सेज का। तो पहली बात तो क्रॉप की क्वालिटी गिरेगी, सॉइल की क्वालिटी गिरेगी, ओवरऑल एनवायरनमेंट की क्वालिटी गिरेगी। उन फर्टिलाइजर्स के चलते जो खतरनाक केमिकल्स हैं वो जमीन में पहुंचेंगे, सॉइल में पहुंचेंगे, सॉइल से लीच होते होते वो ग्राउंड वाटर में पहुंच जाएंगे। तो वो ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं सॉइल को भी धीरे धीरे ओवर द कोर्स ऑफ टाइम वो गंदा कर देंगे। और फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड से भरे हुए सॉइल में अगर आप गेहूं चावल उगाओगे तो वो गेहूं चावल भी कोई बहुत हेल्दी होने वाले नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप इस प्रकार की चीजों को देखोगे तो आप समझोगे कि सब्सिडीज एक लिमिट तक और प्रॉपर तरीके से ही सही है, ठीक है। अगर आप उनका इम्प्रॉपर यूजेस शुरू कर दोगे तो सब्सिडीज बहुत ज्यादा काउंटर प्रोडक्टिव यहाँ हो जाएंगे। आगे बात करते हैं किसकी? इंडस्ट्री और ट्रेड को शुरू कर देते हैं। इसका बेसिक आइडिया तो यहाँ पे ले ही लेंगे। हमने ये देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर हर चीज को सॉल्व नहीं कर सकता। एक लिमिट तक एग्रीकल्चर सेक्टर मदद कर सकता है, उसके बाद कहीं ना कहीं दूसरे सेक्टर्स को स्टेप इन करना पड़ेगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट सेक्टर निकल के आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां पे थोड़ा स्टेबल एम्प्लॉयमेंट मिलता है। एग्रीकल्चर में उतना स्टेबल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकता जितना इंडस्ट्री में मिलेगा। इंडस्ट्री में ओवरऑल मॉडर्नाइजेशन होता है, प्रॉस्पेरिटी आता है। इंग्लैंड जैसे देश पूरी दुनिया पे राज कर रहे थे और बहुत अमीर बने अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दम पे। कहीं ना कहीं चाइना भी आज की डेट में अपनी इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेस के दम पे राजा बना बैठा है। इंडिया भी यही करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है भाई। इसीलिए 5 ईयर प्लान्स ने, खासकर सेकंड 5 ईयर प्लान्स ऑनवर्ड्स ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान दिया। अब अगर इंडिपेंडेंस की बात करिए तो इंडिपेंडेंस में हमारे यहाँ पे जो फैक्ट्रीज थी ना, वो फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा कम थी। आप देखिए इंडिपेंडेंस के समय पे इंडिया में केवल 2 वेल मैनेज्ड आयरन और स्टील फर्म्स थी। एक थी जमशेदपुर में, एक थी कलकत्ता में। जमशेदपुर की कहानी टिस्को की मैं आपको सुना चुका हूँ। कलकत्ता में कौन सी फर्म की बात हो रही है ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। बताया इसके बारे में भी मैंने है आपको, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप कितने अलर्ट हो। जमशेदपुर में टिस्को है, ठीक है भाई। तो कहीं ना कहीं 2 ही वेल
मैनेज्ड आयरन और स्टील फर्म्स थी जब हम आजाद हुए, एक जमशेदपुर में, कलकत्ता में। बट कहीं ना कहीं देश को चलाने के लिए भैया बहुत सारी और इंडस्ट्रीज की जरूरत थी, बहुत वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज की जरूरत थी। ऐसा नहीं केवल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री चाहिए, पेपर इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट, सब कुछ चाहिए। ठीक है, अभी इंडस्ट्री चाहिए तो इंडस्ट्री डेवलप कौन करेगा? अब यहाँ पे एंट्री होती है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जो हमारे देश के पॉलिसी मेकर्स थे उनके सामने एक सवाल था कि सरकार का क्या रोल होना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल होना चाहिए हमारे देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। जब हमारा देश आजाद हुआ तो इंडिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो मैसिव लेवल पे इंडस्ट्रियल वेंचर्स में पैसा खर्च कर सके। इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए मैसिव लेवल पे पैसा खर्च करने की जरूरत थी। और कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जिनके पास पैसा था वो इस बात पे डाउट में थे कि मान लीजिए हम पैसा लगा देते हैं और मान लीजिए कल की डेट में हम इंडस्ट्री बना के चीजों का प्रोडक्शन करने लगते हैं, क्या गारंटी है कि वो चीजें बिकेंगी? तो जिनके पास कैपिटल नहीं था वो वैसे खर्चा नहीं कर सकते थे, जिनके पास कैपिटल था वो इस बात पे डाउट में थे कि खर्चा करें कि ना करें, कितना बिकेगा कि नहीं बिकेगा। दूसरी बात भाई, गवर्नमेंट के भी काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। गवर्नमेंट एक प्रकार का लाइसेंस राज लेके आ गई थी। तो भाई गवर्नमेंट जिसको अप्रूवल देगी वही इंडस्ट्री चलेगी, जिसको अप्रूवल नहीं देगी वो इंडस्ट्री नहीं चलेगी। और गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया? गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम एक एक्सटेंसिव रोल प्ले करेंगे इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर को आगे बढ़ाने में। गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो सोशलिस्ट लाइंस पे चलेगी, जिसमें गवर्नमेंट विल कंट्रोल द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी। जो हमारे पब्लिक सेक्टर थे शुरुआत में ज्यादातर चीजें यही लोग बना रहे थे। गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल था इंडस्ट्रीज के ऊपर। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लगता था कि ये इंडस्ट्रीज का ऊपर उठना बहुत जरूरी है, इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का ऊपर उठना बहुत जरूरी है इकोनॉमी के लिए। यही है, इस इकोनॉमी में बहुत ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सही नहीं है,